10,000 किताब, उसमें सारा का सारा करियर रिलेटेड किताब है। सर कहते हैं पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ की तरह ऊंची होती हैं। साधन नहीं होने के कारण शराब पी करके पूरा अल्कोहल का बहुत ही समस्या है, ड्रग क्रिमिनल एक्टिविटीज में। सर आपने बात की ये क्या सारी चीजें जो अभी आपने इंडिया मेंशन की उसी के अंडर आती हैं। या कोई अरुणाचल तवांग के आता है वो अकेला हो जाए, कोई नहीं, उसमें हम खास मुलाकात आईपीएस अधिकारी रॉबिन हिबू, मुख्य संपादक कुलीन गुप्ता के साथ 25, 26 और 27 अगस्त 2023 शाम 6:30 बजे। नमस्कार, टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली आर्मर्ड पुलिस श्री रॉबिन हिबू। सर टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके के चैलेंजेस आए यहाँ तक पहुँचने के अंदर। हम जो पहाड़ी वाले जो जैसा जो आपका उत्तराखंड जो है, हिमाचल है, उनके जो तुलना में हमारा नोटिस, वो आसाम तो वो नोटिस नहीं है, वो तो लखनऊ, पटना या कानपुर जैसा है। जहाँ से हम लोग आते हैं, अब तो थोड़ा शुरुआत हुआ है रास्ता उसका। उस समय में तो ना बिजली, ना पानी, ना रास्ता, वहाँ तो स्कूल भी नहीं था। वो तो महात्मा गांधी बापू 85 में आके जो एक आश्रम खोलने के बाद में फिर उस गांव में गांधीवादी एक आई, उन्होंने सारा ज़िंदगी बिता दी वहीं पे। तो गांव तो मेरे गांव के नाम होंग विलेज है, लोअर सुबनसिरी में, अरुणाचल प्रदेश में। और उसी गांव में ये जो आश्रम, जो कस्तूरबा गांधी आश्रम, वहाँ पे हम सब गाँव के लिए वहीं पे जाते थे। तो उसी से हम जिंदगी शुरुआत की। और उन्होंने ये बात एक ही एकलौती गांधीवादी थी जिन्होंने हमें मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सब कुछ सिखाया और गाने भी सिखाया। रघुपति राघव और राजा राम, आज भी जो इस गाना को सुनते तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यही ज़िंदगी शुरू हुआ। तो उसमें तो जैसा आज हम देखते हैं, उस समय में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हम उस गांधीवादी आश्रम वालों के लिए हम जंगल से लक्कर काट के ले आते थे। गांव में जो सब्जियां या जो भी चावल मिलते उनको दे करके वो भी अपना उसी से गुजारा करते थे। एक बहुत ही आज अगर हम उसको दोबारा ज़िंदगी रिकॉल करें तो बहुत ही एक भावुक वाला ज़िंदगी होता है यार। ऐसे भी लोग थे। तो वहाँ से दिल्ली तक कैसे पहुँचे? ये सफ़र बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही मुश्किलें, बहुत ही पक्षपात सह के ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कभी लगता था कि और ज़िंदगी में उम्मीद नहीं है। लेकिन उस आश्रम में जो हमें संस्कार दिया है, सिखाया है, जो उस गांधीवादी ने, शायद वो उस दिल की आग को बुझने नहीं दिया है। उम्मीद की जो चिंगारी था, इसीलिए उसी से मेहनत करते करते हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ता गया। फिर आज राष्ट्रपति भवन तक मैं पहुंच गया आज, और अरुणाचल का फर्स्ट आईपीएस भी बना। बहुत कुछ सहा। गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे। सुन में आपने एक लाइब्रेरी भी अपने गांव में बनवाई, उसके बारे में बताएं, कैसे प्रेरणा मिली कि लाइब्रेरी बनाई जाए, और शायद अपनी ही प्रॉपर्टी उसमें आपने दी है। मेरा ये मानना है, इस देश में या कोई भी इंसान समाज को, कहते हैं ना अंग्रेजी में, गिव बैक, कुछ वापस दे दो। मैं तो बहुत ही मुश्किलें ज़िंदगी में सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा नसीब अच्छा था, दिल में आग था कुछ करने का, यहाँ तक तो पहुँचा हूँ। कितने ऐसे लोग, बच्चे हैं जो पहाड़ी में ना उनको नसीब है अच्छा स्कूल, ना अच्छा खान पान, ना अच्छा जो अभी जो बेसिक एजुकेशन वगैरह वगैरह जो भी है। तो सरकार तो कर रहे हैं, चलो वो अलग बात है। लेकिन मैंने सोचा हम अपना गांव के लिए क्यों ना कुछ करें। तो मैंने इसी मद्देनजर रखते हुए, जैसा बापू ने, आचार्य विनोबा भावे, उन सब से प्रेरणा लेके, लाल बहादुर शास्त्री,
कि क्यों ना आप दुनिया को उंगली उतारने से पहले खुद तो कुछ करो। जैसा बापू ने कहा, बी द एजेंट ऑफ चेंज। अगर आप इफ़ यू वांट टू सी द चेंज इन सोसाइटी, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने मेरे पुरखों का ज़मीन को मैं बापू का नाम कर दिया है। हम संस्था भी चलाते हैं, हेल्पिंग हैंड, और ये बापू के नाम में डीएम का सामने में लिख के दे दिया। उस देने के बाद में हमारा जो हम यूएन में पुलिस कमांडर भी रहा मैं, यूगोस्लाविया और कोसोवो में, उसमें जो कुछ पैसा मिला उससे मैंने एक घर बनाया 6 रूम वाला। उसी घर को हम तो दिल्ली में या इधर उधर कर पोस्टिंग में रहते हैं, तो उसी घर को भी मैंने बापू के नाम कर दिया। संस्था वो चला रहे हैं। इसी घर पे हमारा लाइब्रेरी भी चला रहा है, दैट इज़ करियर गाइडेंस लाइब्रेरी। उसमें मुझे राष्ट्रपति जी ने भी मदद किया, MHA में गृह मंत्री ने भी मदद किया, बहुत सारे ऐसे गांधीवादी अच्छे नागरिक ने मदद किया। उसका साइड में हमने एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक भी रन कर रहा हूँ। वहाँ में एक ट्रेन नर्स, उसमें दवाई यहाँ से हम दिल्ली से भेजते हैं। आप सोचते हो कि क्यों खोला है? देखो, एक तो ये कि हमारे गांव से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने के लिए पैदल हर किसी का पास तो गाड़ी घोड़ा तो सवाल नहीं होता है। पैदल्स में जाने में आपको 2 घंटा लग जाता है, आने में 2 घंटा, जाने में 2 घंटा, तो 4 घंटा। और ज़्यादातर में दवाई मिलती नहीं है, जिसके कारण छोटे छोटे चीज़ के लिए, बुखार हो, ये हो, छोटे छोटे चीज़ जो पर्स एड वाला जो होता है, तो क्यों ना हम गांव में खोलें। तो हम अपना उसी गांव से मुआयना करके कि हमारे गांव 9 गांव के, हमारा गांव तो है ही है, उसके बगल में और 8 गांव हैं, उन गांव वालों के लिए भी, ताकि कभी भी बुखार हुआ, कुछ हुआ, एक जो ट्रेन नर्स है, जो बेसिक जो है ना ऑपरेशन को छोड़ करके जो भी होता है वो उसी में ही सारा इसका निपटा हो रहा है इनका। सर, कहते हैं पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ की तरह ऊंची होती हैं। आपने मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बताया, उसके अलावा भी तो कई समस्याएं रहती होंगी पहाड़ में। देखो कुलीन, देखो जो मैं जैसा मैंने आपको बताया था, जब भी हम छुट्टी जाते हैं मैं अपने गांव में बिताता हूँ। गांव में बिता के पंचायत वालों को मिलता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, करियर गाइडेंस कराता हूँ, गांव का जहाँ से पानी आता है उसको देखने जाता हूँ, रास्ता में जाता हूँ, जो भी हो सकता है मुझे वो पाता है। जो हम वहाँ में मेडिकल कैंप भी कराते हैं, बहुत आपको खुशी होगी कि एम्स का डॉक्टर भी आके, हम अपना कोलगेट वालों ने भी स्पॉन्सर करा के, कुछ लोग अच्छे लोग जाके करते। तो पॉइंट ये है कि और भी प्रॉब्लम तो है, लेकिन जहाँ मैं कर सकता हूँ उसमें मैं तो जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपना जो 9 गाँव के जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और ये लाइब्रेरी, आप सोचेंगे क्या लाइब्रेरी, वहाँ तो पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं। अगर उस 9 गाँव में जो भी जो थोड़ा सा जो 10वीं 12वीं या जो भी BA करके आए, वो तो कोचिंग वोचिंग के लिए, अपने मटेरियल के लिए, चाहे नौकरी के लिए भी, उन्हें उसका फॉर्म लेने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कभी इंटरनेट होता नहीं है। फिर उसके बाद आपको राजधानी में जाना होता है, तो फिर राजधानी में जाने के लिए आपको फिर 5-6 घंटा लग जाता है। फिर वो कहाँ पिछड़े रह गया। और मैंने ये देखा कुलीन, हमने बेसलाइन सर्वे भी किया, उसमें पाया गया यार, जितना भी पढ़े लिखे हो, जो थोड़ा मोड़ा जिन्होंने ग्रेजुएट किया या 12वीं क्लास पास किया, एक तो कि क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या जिंदगी में क्या कर सकता है, चाहे UPSC हो, बैंकिंग हो, आर्मी, जो भी हो। दूसरा है कि अगर इंफॉर्मेशन मिल भी जाता है, अगर कभी कभार आप कैपिटल में जाके या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके कभी इंटरनेट कभी कभार अगर हुआ, उसमें ज़्यादा इंटरनेट होता नहीं है, जो कभी कभार आता है, तो उसमें भी फिर मटेरियल कहाँ से मिलेगा? हर किसी को तो नसीब में होता। मैं आज को बताना चाहूँगा कुलीन, जब हम दिल्ली में यहाँ आए, मुझे लगा कि मैं वाशिंगटन में पहुँच गया हूँ। नहीं, हमारे लिए बहुत दूर है। अभी तो चलो इस साल, पिछले साल फ्लाइट शुरू हुआ ईटानगर में, नहीं तो हमें जाने के लिए हमें 4 दिन लग जाता है मेरे गांव तक पहुंचने के लिए। तो हमने सोचा कि, तो युवाओं से भी पूछा, हमने कहा कि सर हमें अगर एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर खोल दो। वो सिर्फ जो हमारा लाइब्रेरी में 29,000 किताबें, उसमें सारा का सारा करियर रिलेटेड किताब है। फौज में जाना है तो कौन कौन सा, कोस्ट गार्ड, असम राइफल, आर्मी, राष्ट्र राइफल, CRPF, ये BSF, UPSC में करना तो आपका फॉरेन सर्विस, ये फॉरेस्ट सर्विस, UPSC, क्लरिकल सर्विस वगैरह वगैरह, जितना भी एक अलग अलग सा सेल बना के, ताकि किसी भी उस 9 गांव के किसी को भी अगर सूचना मिल रहा है तो इस लाइब्रेरी से मिल पाएगा। और हम अगर उस लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी है तो वो आपको और क्या सूचना की ज़रूरत है, हम फॉर्म भी अवेलेबल कर देते हैं,
ताकि वो अपना बच्चे वहाँ से अप्लाई करके फिर हमारे एनजीओ के लोग ले जाके उसको फॉर्म फिलअप कर देता है, ताकि इसी के कारण तो कुछ फौज में आया, कुछ रेलवे में आया, कुछ इधर उधर आया हुआ है, ताकि एक छोटा सा चिंगारी शुरुआत है, ताकि इस नौजवान को मुख्य धारा में जोड़ने का। और ये भी दूसरा ये कारण था कि वहाँ में साधन नहीं होने के कारण शराब पी करके पूरा अल्कोहल का बहुत ही समस्या। तीसरा ड्रग छोटा वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में। तो इसका क्या इलाज तो यही है, उनको राह देना, जो हो सकता है उसको प्रोत्साहित करो। इसी मद्देनजर से रखते हुए बापू का नाम को लेकर, और आपको बताते हुए मुझे गौरव महसूस बहुत होता है, अब बापू का 7 फीट अरुणाचल का लार्जेस्ट स्टेचू भी 2 अक्टूबर ये इस साल को हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी का ग्रैंड डॉटर तारा गांधी जा रही है जी। और अभी इस बार वो मेरा बिल्डिंग तो 20-25 साल हो गए, पुराना हो गया, ONGC वालों ने स्पॉन्सर किया उस बिल्डिंग के लकड़ का घर को तोड़ के अब हम पक्का बिल्डिंग बना के, ताकि वो उधर ही हमेशा बना रहे। सेकेंड, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, तो इस बार हम लोग चिल्ड्रेन एक्टिविटी सेंटर भी कर रहे हैं, ताकि उनको एक जैसे दीवार में शहर सिटी मेट्रो है, रेलवे है वगैरह वगैरह, और उसके बाद स्पेस में क्या है क्या नहीं, ताकि एक बच्चों के लिए उसी लाइब्रेरी में ही उसके बाद और एक मल्टीमीडिया सेंटर खोलना है। तो सर आपने बात की ये क्या सारी चीजें जो अभी आपने एनजीओ मेंशन की उसी के अंडर आती हैं? हाँ, हेल्पिंग हैंड्स शायद। हाँ। इसमें ऐसा है, देखो कुलीन, एनजीओ तो है ही है, ये हमारा एनजीओ आपको जस्ट आपको देखने वालों के मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने जिंदगी में शुरुआत की कि ये कैसे शुरुआत हुआ। मैं एक बार 15 करोड़ एक बार हमारा ट्रेजरी आनी से लूट हो गया। दीपक मिश्रा था मेरा IGP, बहुत अच्छा अफसर, मुझे हेलीकॉप्टर से भेज दिया गया। एनीवे बहुत मेहनत किया, कुछ किया, बाद में वो 15 करोड़ नगद में हम रिकवर कर लिया। हेलीकॉप्टर बुला कर वापस लिया, सरकार ने मुझे 25,000 इनाम दिया। उस 25,000 से जिंदगी मैंने शुरुआत किया ये का। तो ऐसा करके जो हम अकेला नहीं है, और भी लोग हमारे बाकी जो हिंदुस्तान में जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर नॉर्थ का है जिन्होंने जिंदगी में कामयाबी जिनको मिला है, चाहे IAS हो, IPS हो, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हो, चाहे एंटरप्रेन्योर, चाहे जर्नलिस्ट हो। तो हम अपना किसी से हम भीख नहीं मांगते, हम अपना जो आप दे सकता है दे करके हम लोग करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे एक्टिविटी को अच्छा काम कार्य को देख के NEC नॉर्थ ईस्ट काउंसिल भी मदद कर रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में भी मदद कर रहे हैं, NHA भी मदद कर रहे हैं, और आप बिल्कुल मीडिया लोग भी हमें देख करके, तो हम सब मिल करके सारा करा रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली से राजधानी से भेज देते हैं, और राजधानी बापू के नाम पे सारा करके हम उस गांव के एक छोटा सा चिंगारी और आगे पहले। सर एक डिस्कशन में बात निकली थी, अब मैं बात करूंगा जो नए ऑफिसर्स आ रहे हैं। जो देखा गया कि ऑफिसर अपने पूरी टर्म निकालता है, उसमें से कई ऑफिसर होते हैं जो ज़मीनी होते हैं, पब्लिक से जुड़ते हैं, मिलते हैं, बातें। कुछ ऑफिसर शायद आप जूनियर ऑफिसर्स को या फ्रेश ऑफिसर्स को सलाह देना चाहते हो। मैं तो सलाह नहीं दे रहा, मैं अपना एक एग्जाम्पल में कहता, मैं किसी को कहने से पहले मैं खुद में एक एग्जाम्पल, इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम्पल दे रहा। मैं लोगों को कहता हूँ कि मदद करो। हम दिल्ली में हम हर एक 3 महीने में हम खून देते हैं एम्स में, हमारा हेल्पिंग हैंड में ब्लड बैंक भी है। हम अपना पहाड़ों के लिए जितना भी जो CSR स्कॉलरशिप मोबिलाइज करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि क्योंकि अगर हमारे पास, हम एनालिसिस में ये पाया गया कि बहुत से बच्चे हैं जिनका पास थोड़ा आइडिया है, ज्ञान है, इंटेलिजेंट है, लेकिन वो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ नहीं आ पाते, क्योंकि उसको आने के लिए इतना पैसा जरूरत है, कहाँ रहेंगे, किस करते रहेंगे, फीस को कौन पे करेंगे। तो हमने, हमारा हेल्पिंग हैंड ने एक स्कॉलरशिप फॉर प्रॉमिसिंग पहाड़ों रहने वाला, 1 नंबर, वो UPSC हो, डॉक्टर हो, इंजीनियरिंग हो। दूसरा, हम और रिसेंटली अभी जो है ना, हमने स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने जो पहाड़ों में, हमारा जन्म से हम तीर मारना जानते हैं, वहाँ बच्चों लोग बचपन से फुटबॉल खेलना, खेल कूद में हमारा खून में है, तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप सारा जो लगा करके कर रहे हैं। हाई ऑल्टीट्यूड का बच्चा वैसे भी स्पोर्ट्स में बहुत बेटर होता है कि ऑक्सीजन के अंदर उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है, प्लेन्स में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकता है। आपको बताते बहुत ही भावुक आप हो जाएंगे। हमारे लोग वहाँ से जब आते हैं यहाँ पे, हर कोई तो BA MA तो नहीं होता है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है, ज़्यादातर लोग बहुत मैसिव इनफ्लो
जो छोटा मोटा स्किल ट्रेनिंग करा के या यहाँ आके चौकीदार करता है, मेड सर्वेंट है, बीपीओ में काम करते, छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, जो वो यहाँ आ जाते तो कहते हैं ना, आई ऑलवेज ये मैं कहता हूँ जुरासिक की दुनिया में आ जाते, एक छोटा सा वो क्या कहते हैं ना जानवर बनकर, मतलब बहुत ही तुम्हारा एक एक्सप्लोटेशन शुरू हो जाता है, आपको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो हमने अभी और एक स्कीम के आखिरी आहुति, कोई भी पहाड़ों वाला, चाहे वो लद्दाख हो, नागा हो, मणिपुर हो, कोई भी अगर इसमें हिंदुस्तान की कहीं भी जगह अगर वो भगवान ना करे अगर उसका देहांत हो जाते तो उसको हम या तो अंतिम संस्कार उस धर्म के हिसाब से उस जगह पे रीति रिवाज के साथ पूरा कर देते हैं, फोटो लेके उसको माँ पिताजी को, एसएसपी को, डीएम को भेज देते, ताकि उस पहाड़ी के गाँव को उनको पिताजी को दे दो, चलो बेटा तो नहीं पहुँच पाए लेकिन उसका अंतिम संस्कार किया जाए। और जिनका थोड़ा सा और माँ पिताजी चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटा बेटी को आखिरी बार देखना चाहेंगे, फिर हम इसको यहाँ से गुवाहाटी तक भेज देते हैं, ताकि फिर गुवाहाटी से एमएलए को जो लोकल संस्था को बोल के गाँव तक पहुँच जाए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल के साथ ये आखिरी आहुति हमारे लिए एक बहुत ही, आज भी मैंने एक नागा लड़की को जस्ट अभी आपका आने से पहले हम लोग भेजा है, उन्होंने जो उदयपुर में जो मर गई थी, उन्होंने अपना नेता से गुजारिश किया, कोई मदद नहीं मिला, एमएलए से क्या नहीं मिला, संस्था से कोशिश कर नहीं हुआ, अपना हाउस से कोशिश कर नहीं हुआ, तो हम लोग उसके साथ, हम हर किसी को नहीं करते हैं, हम जो कुछ भी हमारा ब्लड बैंक है, स्कॉलरशिप है, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप है, और जो लीगल जो हेल्प करता है, जो बैकअप करता है, सिर्फ उनके लिए है जो सरकार मुलाजिम नहीं है, गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, उसके लिए। क्योंकि हमारे हेल्पिंग हैंड में लीगल टीम भी है, काउंसलर भी है, और क्या बोलते हैं हमारा जो बैकअप के लिए हमारा वॉलंटियर्स ऑल ओवर द कंट्री, हम सारा हिंदुस्तान में हमारा हेल्पिंग हैंड का वॉलंटियर्स। यस, ये एक छोटा सा एक हम जैसा अभी आपको और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, कोविड के समय में आपको मालूम सारा हिंदुस्तान जूझ रहे थे खान पान के लिए, राशन के लिए। हमने क्या किया, देखो हमारा तो चलो वॉलंटियर थे, लेकिन उनको भी तो बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन उस वॉलंटियर जो हिंदुस्तान जहाँ भी है, हम अपना मेरा 93 जो हम आईपीएस बैच है उसमें सारा मेरा बैचमेट को निकाल के मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके सारा सिटीज़ में एक स्टेट में एक आईएएस और एक आईपीएस, मैंने बोला काका आप प्लीज़ काइंडली हमारा कोऑर्डिनेटर बन जाइए, जैसा आपका लखनऊ में असीम अरुण हुआ जो आईपीएस में से, ठीक है, उसी तरह से कुलदीप रांका हुआ राजस्थान में। उस समय में हम लोग एक कनेक्टिंग द डॉट जो मैंने इनिशिएटिव ले करके सारा हिंदुस्तान में एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया सोशल मीडिया से। अगर हमारा नोटिस वाला कोई बेंगलोर में या लखनऊ में या मेरठ में या आगरा में कोई फंसे हुए, राशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फिर हम क्योंकि हमने कंट्रोल रूम यहाँ स्टार्ट किया था इसी हेल्पिंग हैंड में, 24 घंटा व्हाट्सएप से, एसएमएस से, ईमेल से, फिर हम उसको सुबह 8 बजे पूरा हो चार्ट के कौन सा स्टेट में कितना आया, फिर हम असीम को भेजते, असीम ये आपका यूपी में मेरठ में इतना है, ये एड्रेस है, ये फलाना नंबर है, आपका आगरा में ये फलाना नंबर है, ये इसका एड्रेस है। फिर असीम वो अपना डीएम, एसएसपी जो रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं उनके साथ जोड़ करके आज तक में खुशी के बाद 2,40,000 उस समय की बात है। हमें सारा ये कनेक्टिंग द डॉट, ये अपना मेरा जो बैचमेट आईएएस आईपीएस का उसको श्रेय जाता है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो यही मतलब कनेक्टिंग द डॉट करके आप मतलब हम अपना पहाड़ों के लिए, हाँ मैं सबको कहता हूँ कि तो हम सब लोग बोलते हैं रॉबिन तुम क्यों अपना पहाड़ों नोटिस बोलता है। मैं तो बोलता हूँ भाई तुम्हें नहीं पता है, अगर यहाँ कोई यूपी बिहार वाले दिल्ली में कुछ भी होता है, उनका तो हजारों संस्थाएं, हजारों मंदिर है, ये है, बिरादरी है। अगर एक कोई अगरतला से या कोई अरुणाचल तवांग के आता है वो अकेला हो जाता है, कोई नहीं होता, उसमें हम आते हैं हेल्पिंग हैंड। सर आपने बड़ी सुंदर बातें बताई, कोविड की बात की आपने, कोविड के दौरान किस तरीके की बड़ी समस्याएं दिखी, उनको कैसे हल किया? क्या कहें, बहुत ही, मैं तो सोया ही नहीं कम से कम 15-20 दिन, जैसे तैसे करके ज़िंदगी गुजरा। प्रॉब्लम था ऑक्सीजन का, प्रॉब्लम था डेड बॉडी का, प्रॉब्लम था राशन का, प्रॉब्लम था उनका जो मेडिसिन का। हमने एक तो राशन का तो हमने कर दिया, कनेक्टिंग द डॉट। आज भी हमारा आईएएस आईपीएस का वो ब्यूरोक्रेसी में हम आर्टिकल भी लिखा हुआ है, उसमें सारा है। दूसरा था ऑक्सीजन।
हम तो बाकी हिंदुस्तान के तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ हो सकता है बोलता है ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो कर देता है, लेकिन ऑक्सीजन वो बाकी बाहर वाला में वो इतना कामयाबी नहीं हुआ। लेकिन हम दिल्ली और एनसीआर में हमारा नोटिस वाले 9 लाख से 11 लाख तक है। गाजियाबाद बोलो, नौगांव, दिल्ली, ऑक्सीजन एटीएम हमने पूरा बांध बूंद करके सबसे हमने जितना भी हमारे लोग हैं जिसका सिलेंडर खाली था उसको हमने मेरठ तक भेजा है, झज्जर तक भेजा है ऑक्सीजन को कलेक्ट करके। फिर हमने उसमें से भी फिर हमारा वॉलंटियर है जिनको सख्त जरूरत है उन्हीं के लिए वो भी फिर अगेन आई रिपीट, जो अमीर और जो सरकारी मुलाजिम जिसका पास उनके लिए नहीं। हम अपना उसको गाड़ी को लेकर के ऑक्सीजन जो छोटा वाला हम बहुत ही उसमें पॉपुलर था, बड़ा वाला तो हम नहीं दे सकता, छोटा वाला उसमें से भी मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता था कि 1250 चलो नफरी में ये ना नहीं है, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा, और हमने उनको ऑक्सीजन तक पहुंचा पाया। 1 नंबर। 2 नंबर, जब देहांत हो जाते हैं तो उस समय कितना लोग मरे, हमारे लोग भी। मेरी कौम का चाचा के लिए भी बरियल के लिए प्रॉब्लम मेरे साथ रोते हुए आया कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा अंकल अभी दिल्ली कैंप में लाश पड़े हुए, उसके लिए भी हमारा यूनाइटेड सिख एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना पूरा लगा होगा करके डेड बॉडी को बारी करते थे। हमारा वॉलंटियर भी उसको डेड बॉडी को उठा के जो भी है रिस्क बहुत लिया, और इसी रिस्क में हमारे हेल्पिंग हैंड का एक मेंबर कुलदीप चन्ना जो अपना पंजाबी बाग में जो अंतिम संस्कार करते थे उसी समय में वो कोविड लग करके मर गया। और हमारा एक वॉलंटियर डॉक्टर पाडू, जिन्होंने हम तो बहुत कुछ बताने का, लेकिन उन्होंने इसलिए ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अनाथ बच्चा का स्कूल में कोविड के समय में जा के जो बीमार होता था अपना रिस्क लेकर के देखने जाते थे। ब्लाइंड स्कूल में जहाँ उसमें जो जाती थी उसको भी कोविड हो गया, लास्ट में एम्स में बस उनका ये अंतिम तब देहांत हो गया। हम पूरी को कोशिश की, नहीं मरा, और भी बहुत हुआ है। ये इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि इंसानियत आज भी अगर ढूंढे तो कुछ लोग आज भी अच्छे लोग हैं, और हम लोग जो भगवान ने हमें इतना अच्छा पोजीशन में दिया है, आप जैसे इतना अच्छा मीडिया वाले हैं, और भी लोग हैं जो समाज में जिसका सब कुछ है, क्यों ना आप देश सेवा की बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं। पहले अपना घर का तो देखो, अपना अड़ोस पड़ोस में क्या तकलीफ उसको तो देखो। आज भी हमने राशन कम से कम 4 ट्रक लेके आया। मणिपुर में जितना भी जिस शरणार्थी का बच्चे लोग यहाँ में जो पढ़ रहे हैं उनको हम राशन दे रहे हैं। उसमें इंडियन फूड नेटवर्किंग बैंकिंग के साथ मिल करके हम गाड़ी लगा के गुड़गांव में, ये किसानगढ़ में, बुरारी में आज भी राशन बाहर पड़े हुए आप देखे होंगे। तो ये छोटे छोटे चीज़ करके मतलब हम बड़े चीज़ हम नहीं दे सकते, लेकिन जब आखिरी कोई नहीं होता उसके लिए 1-2 राशन। आज भी याद है मुझे, एक बाबूलाल चौक साउथ वेस्ट दिल्ली खिड़की एक्सटेंशन में कोविड का समय था, इतना व्हाट्सएप आता था। एक को जब हम पहुंचाए तो उन्होंने रोते हुए बोला कि 3 दिन से खाना नहीं खाया। हम उसको राशन पहुंचाए। मैं सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि हमारा जो हम कर सकते हैं, चाहे नेता हो, चाहे बाबान हो, चाहे सरकारी मुलाजिम हो, छोटे छोटे करके, तभी तो हम एक दूसरे को हाथ पकड़ करके इस देश को, इस समाज को थोड़ा सा किसी का आंख को आप आंसू पोंछ सकते हैं। सर, आई गेस कोविड के दौरान वी सॉ द बेस्ट ऑफ पीपल एंड द वर्स्ट ऑफ पीपल। कोविड ने एक्चुअली आदमी की वक्त बता दी, पूरी दुनिया को, या आदमी को खुद भी उसकी वक्त बता दी, क्योंकि कई लोगों ने बहुत बुरे काम भी किए कोविड के दौरान। आई नो, बहुत पैसा भी बनाया। चलो ठीक है, और एक बार मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ देखो कुलीन, ये मैं नहीं मानता हूँ सिर्फ कोविड है। कोविड नई समय में भी अगर आप जरा सा भी सहानुभूति है, सेंसिटिव है, आप दूसरों का दर्द को समझता है। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, मेरा एक मुसलमान दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, 25 साल से, जब से हम JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी तब से जानते हैं। वो अपना जन्मदिन में 25 लाख 30 लाख जन्मदिन बर्थडे पार्टी मनाते थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि सुनने वाला को पता लगे यह क्या हो। मैंने जब उनको बताया, मुझे बुलाया तो हम लोग 1-2 बार गया, तो मुझे लगा ये बहुत ही सब पैसा खर्च कर। अगला बार मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। तो बोला यार क्यों रॉबिन, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं, तो बोला तो तुम मेरे साथ आओ। मैंने उनको एक अनाथ आश्रम में लेके गया,
मैंने बोला देखो तुम्हारा बर्थडे में तुम इतना 20 लाख 25 लाख खर्च करते हैं, क्यों ना इनके लिए कुछ करें, किसी को जानने मत दो। ठीक बात। हमारा ग्रंथों में लिखा हुआ, शास्त्र में लिखा हुआ, बाएं हाथ क्या रहे दाएं हाथ को नहीं मालूम होना है, तू कर कुछ उसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने चलो जो भी हो, उन्होंने उस अनाथ संस्था में सारा सेंट्रल एसी लगा दिया, 8 लाख लगा। तो मतलब हर कोई, अगर आप सेंसिटिव दिल में अगर आपके सेवा भावना है, क्या लेके आए हम यार, क्या लेके जाएंगे यार। जब हम दफनते हैं तब हम देखते हैं जिंदगी में, और आज तक हमने जो आखिरी आहुति में 972 7 साल में हमने दफन किया है, या उसको हम अंतिम संस्कार किए। पंजाबी बाग हो, पंजाबी बाग में हमारा फ्री कर देता है उस गरीब के लिए। हम लोग, मेरा रिकमेंडेशन, ग्रीन पार्क में हिंदू है तो फ्री कर देता है, अगर ईसाई है तो द्वारका सेक्टर 3 ग्रेवयार्ड में हमें फ्री कर देता है, बुरारी ग्रेवयार्ड में फ्री कर देता है। तो मेरा ये इसलिए कहना है कि देखो घमंड मत हो, जब आप अंतिम संस्कार में आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाना, खाली हाथ ले जाएगा। जो कर सकता है अगर जिंदगी में, मेरा ये मानना फिलोसफी है, मुक्ति मिलना है तो बस कुछ सेवा करके जाओ, वो देख रहे हैं, तुम्हारा सारा लिखा हुआ रहेंगे। बहुत उच्च विचार है सर। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी चलते चलते कोई आप संदेश दें कि वो अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करें, किस तरीके की भावना मन में रखें। देखो वो कहने से पहले मैं आपने पूछा नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा। देखो मुश्किलें, जलील, तकलीफें जो जिंदगी में नहीं सहा, वो अच्छा आदमी नहीं बन पाएगा। जो भी आदमी जिंदगी में, हाँ किसी का नसीब अच्छा है कि वो अपना हर सब कुछ विरासत में मिला, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम जैसे और भी हमारा कितने हिंदुस्तानी नौजवान या और भी लोग हैं जिन जिंदगी में उभर के आया है। मैं एक इंसिडेंट में बताना चाहूँगा, कैसे आप, अगर आप गरीब है, लाचार है, बेसहारा है, आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो किस तरह से आपको मुश्किलें सहना पड़ता है। आपको 2 इंसिडेंट संक्षेप में बताऊंगा। एक, हमारा देश में साइंस पढ़ने वालों के लिए बहुत ही उच्च विचार रखता है समाज, बोलते हैं डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पैसा कमाएगा, ये करेगा, वो करेगा। हम तो आर्ट्स है, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए लोग बहुत उसको नीचे, मतलब उसको लुक डाउन करता है कि ये तो बाबू कुछ बन के तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर, इसलिए आर्ट्स में आ रहा है। मेरे घर से शुरू हुआ। जब मैंने बोला मेरा भैया डॉक्टर है, किंग जॉर्ज कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट है, जब मैंने बोला जो आर्ट्स में जब गया, तो जब भैया जा रहा था उसको मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए, सारे गांव वाले आए। मेरा दीदी जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, अपना कपड़ा बना दिया, हमारा मीट उत बना के उसको सुखा के दे दिया। उसको मुझे देखा, मैं उस 200 रुपये उस समय की बहुत बड़ी बात है, यह बहुत अच्छा लगा। जब मेरी बारी आया, हम आस जाने का, कोई नहीं आया, सिर्फ मेरा पिताजी और मेरी माँ। हम अपना स्टील ट्रंक वो पकड़ करके अब स्टेशन में चलता गया। तो मेरा दिल में एक आया, यार क्या हम आज स्टूडेंट, इसीलिए मुझे मतलब कोई किसी ने भी नहीं आया। मैं एक तब से शुरुआत हुई कि यार जिंदगी पक्षपात क्या होता है। दूसरा, हम क्लास 5 में 5वीं क्लास के बाद में एक हमारा अरुणाचल का सबसे टॉप स्कूल आज भी है, रामाकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर। उसके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट से सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट को, एंट्रेंस पास करने वालों को वहाँ में एडमिशन लेता है। मैं अपने जिला का, मैं तो बचपन से मैंने पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखता था, तो मेरे जिला में हम 1 नंबर में आया। तो बहुत खुशी होकर के अब तो मुझे अच्छा बेंच मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मतलब बहुत खुशी से हम एडमिशन ले लिया। वहाँ मैं 2 महीना रहा, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा बिल्डिंग, सब कुछ, ये वो दीज देत लाइटें, सब कुछ मेरे लिए तो जन्नत जैसा लगा। 2 महीने के बाद मुझे उस स्वामी जी ने बोला कि आपको अगला साल आना पड़ेगा, इस बार आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने बोला मैं तो छोटा बच्चा था इतना तो, लेकिन बोला कि मैं क्यों, कुछ नहीं बताया। रोते हुए मैंने वापस चला गया। जाते जाते मुझे कुछ लेने नहीं दिया, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट करके, मेरे टी-शर्ट था रामाकृष्ण मिशन में लिखा हुआ, उसको मैंने उनको, उसको परमिशन से मैंने लेके अपना बॉक्स में ले करके फिर वही अपना गांव वाला गांडीवाड़ी वाला स्कूल में हम रोते हुए एक सप्ताह स्कूल भी गया नहीं। बहुत ही दिल को ठेस पहुंचा कि यार क्या मुझसे क्या हो गया। बाद में पता चला ये एक मंत्री का बेटा को लगाने के लिए मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि करता है कि किसी का पहचान पहचान नहीं है,
तो वो मंत्री ने प्रेशर डाला, मैं सब सार बेसारा कुछ उस मेरे लिए कोई नहीं खड़ा था, मुँह हिला दिल में। आईजीपी बन गया मैं, मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे उस समय के प्रिंसिपल मुझे 10 साल पहले की बात है, मुझे बुलाया, मैं गया। उस समय में सारा का सारा मेरा दर्द, सालों से मेरा अंदर में जो तूफान था, मैंने बाहर बरास निकाल दिया। सब में चुपचाप, मैंने पानी तक नहीं पे निकाला। तब मैंने बोला, देखो इस देश में अगर आप रामाकृष्ण स्वामी विवेकानंद के नाम पे इतना आप कर रहे हैं, अगर कोई जो मुझे किया गया है, आज भी इस भयानक जो याद आते मेरे आंख में आंसू आता है। एनीवे, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा बहुत ही बार हुआ। मैं अगर कहेगा तो मेरा, इसलिए मेरा बायोग्राफी भी 2 ऑलरेडी बायोग्राफी, एक तो हिंदी साहित्य सभा ने भी, उन्होंने प्रोफेसर, उन्होंने सैनी ने भी लिखा, ये भी लिखा। बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैं बार बार कह भी सकता हूँ। इवन हम आईपीएस ट्रेनिंग में भी बहुत खुशी हुआ, पहले बार आईपीएस ट्रेनिंग मिला, कैसे कैसे करके हैदराबाद में पहले बार वो पहुंचने के बाद में, हाँ पहले मसूरी में गया। मसूरी में जाकर बहुत दिल लगा के मैंने ट्रेनिंग किया। मुझे एस्प्री डी कॉर्प्स मेडल में तब मुझे मिला, जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रोफेशनल होता उसको। जब हैदराबाद में गया, हरियाणा के डीजीपी का बेटा इतना जलील करता था, क्या खाते हैं, बंदर खाते, कुत्ता खाते, ये करते वो करते, बहुत ही दिल को ठेस पहुंचा। लेकिन एक बार 2 बार 3 बार 4 बार में मैंने सबका सामने में उसको बोला, तेरा हिम्मत कैसा हुआ मुझे इस तरह की जलील करने का, हाँ इतना तुम्हें घमंड ना, आओ सबका सामने में, या तो तू मरेगा या तो मैं मरेगा। नहीं मतलब हद से बाहर हो गया। तो मेरा ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, जो देखने वालों को, खासतौर से नौजवानों, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मुश्किल है, तो सहना है, आपको तकलीफें पार करना है, हिम्मत नहीं हारना है। और जितना भी आप तकलीफें सहेंगे, जितना मुश्किल से, उतना आपका दिल में अच्छा गुण आएंगे, भावना आएंगे। लेकिन आप अगर उसमें कहते हैं ना, अपना रास्ता से ना भटक जाए, कुछ भी कर ले दुनिया, जो भी बोलो, जैसा भी बोलो, आप अपना उस मंजिल के लिए देखते रहना। गरीबी तो क्या है, हर कोई तो, जो आदमी गरीबी से डरता, मुश्किल से डरता, वो आदमी का कहलाने का लायक नहीं है। कुछ करना है तो आपको इसको तो सहना ही है। और मैं समझता, मैं ऊपर वालों को शुक्रगुजार हूँ कि मैं ऐसा तकलीफ करके यहाँ तक पहुँचा। आज मैं 6 जिला का एसएसपी और डीसीपी भी रह चुका हूँ, इवन यूएन पुलिस कमांडर भी रह चुका हूँ। आज जब मैं 14 साल कप्तान रहा, एसएसपी रहा, डीसीपी रहा, यूएन में भी पुलिस कमांडर रहा, मेरे थाने में, मेरे लोग में, मैं उसका चेहरा को देखते पता चलता कि इसका दर्द क्या जेन्युइन है या नहीं है। तब मैं अपना नीचे लेवल, मेरे थानेदार को, मेरे एसएचओ को, मेरा जितना भी अंदर है, जहाँ भी मैं रहा हूँ, दिल खोल के कि गरीब से उन बेसहारों के लिए और न्याय की जो कार्यरत है, जो करना है। और मैंने आज तक कम से कम अभी तक 25 आदमी को डिसमिस भी किया हुआ, जो जिन्होंने घूस खाया। इवन मेरे पीए जब दिल्ली में था, डीसीपी वैसे, मेरा पीए को मैंने डिसमिस किया। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं सुनाना चाहता, इसलिए बता रहा हूँ कि जो देखने वालों के लिए, अगर आज भी हमारे देश में कुछ अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छा लगा आपका चैनल ने, मैं उनमें से तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा, जो बापू की राह पे चलने का, अपना समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने का। बिल्कुल जो है ना, और मैं यही मैं कहूँगा कि देश तुम्हारा है, समाज हमारा है। बापू और नेहरू, पटेल, सरोजिनी नायडू, आचार्य विनोबा भावे, बाकी सब ने हमें देश दे दिया है। इस देश को संभालना हम सबका काम है। चाहे कुछ भी करो, दिल लगा के करो। सिर्फ देशभक्त होना से वर्दी पहनना नहीं होता है। किसान भी देश के लिए सेवा करता है, चपरासी भी देश के लिए सेवा, हर कोई देश को सेवा करता है। और वो सेवा आप जो भी करके दिल से, तन मन से करो, तभी अगर तभी देश आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़े, हिंदुस्तान दुनिया का एक अच्छा पावरफुल देश बनेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, टीवी 100 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।